जो बात चंद्रबाबू नायडू ने कहा उसने सच में कहिए तो कान में गरम तेल डाल दिया है भारत द्रोहियों को। चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जाता है कि वो देश में सबसे संपन्न 932 करोड़ की संपत्ति है। जितने चीफ मिनिस्टर हैं उसमें वो सबसे संपन्न है। नीतीश कुमार ने ऐसी गलती 2 बार, अब उन्हें इस बात का अफसोस है और उन्होंने खुल्लम खुल्ला इस बात को साफ कर दिया कि उनके तो आइडियल अटल बिहारी वाजपेयी रहे। ये बीपीएससी प्रोटेस्ट जो है उग्रवादी प्रोटेस्ट नहीं बन पाया, गुंडागर्दी का प्रोटेस्ट नहीं बन पाया, इसलिए कि नीतीश कुमार ने लठ थाम लिया हुआ था। नमस्कार, कैसे हैं आप? 2024 के चुनाव में पीएम मोदी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन जब 4 जून को परिणाम आया तो जमीन हिल गई। मोदी को जानने वाले ऐसे फ्रेम में, ऐसी तस्वीर, ऐसे हताश मोदी को नहीं देखा होगा जो 4 जून को बीजेपी मुख्यालय में मोदी नजर आए। बीजेपी तब भी बहुमत की सरकार एनडीए के रूप में बना चुकी थी। चुनाव पूर्व जो गठबंधन था वो 272 के आंकड़े को बड़ा आसानी से पार कर चुका था, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया मानो ये पूरा चुनाव 99 का जो आंकड़ा है वो 240 से बड़ा हो गया। और उसके बाद ये उम्मीद लगाई जाने लगी कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो गठबंधन के साथी थे वो चुनाव बाद साथी रह पाएंगे। उसके बाद ये पूरा भारत द्रोही गैंग, ये पूरा इकोसिस्टम इस एजेंडे में रहा कि ये बैसाखी के साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी। नायडू और नीतीश दोनों महत्वाकांक्षी हैं। नीतीश कुमार तो कई बार पलटने के लिए कुख्यात रहे हुए थे। इन दोनों से बड़ी आस लगाए बैठी थी विपक्ष और उसका पूरा इकोसिस्टम। बार बार लगातार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनके एजेंडे को धूमिल कर रहे थे, लेकिन अब तो चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से कोसों दूर हो गए। विशाखापट्टनम में जब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना को जब एक बड़ी परियोजना देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो चंद्रबाबू नायडू ने जो कुछ भी बोला ऐसा लगा ही नहीं कि चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं। ऐसा लगा कि क्या किसी सभा में नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ तो नहीं बोल रहे। क्या बीजेपी के किसी महासभा में ये बात जेपी नड्डा तो नहीं बोल रहे। क्या एक मंच पर खड़े होकर के ये बात अमित शाह तो नहीं बोल रहे। कमाल की बात है, जो बात चंद्रबाबू नायडू ने कहा उसने सच में कहिए तो कान में गरम तेल डाल दिया है भारत द्रोहियों को। ये बात आमतौर पे आप योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के मुंह से भी संभवतः ना सुनते। ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड लीडर, ये बात नायडू कहते कहते यहां तक आगे गए कि यही हमारे मार्गदर्शक हैं, इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत हैं। ये बात वो नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे थे। ये बात बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा था। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात भाजपा अध्यक्ष नड्डा नहीं बोल रहे थे किसी सभा में। ये बात योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे थे। आमतौर पर योगी बोलते नजर आते हैं, लेकिन इन सबको लांघ गए चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा वो संदेश दे रहा है कि भारत का भविष्य क्या है। चंद्रबाबू नायडू ने वो बात कही जो मोदी सालों पहले कहते रहे, 2047 का भारत विश्व गुरु होगा। चंद्रबाबू नायडू को पहले सुनिए और उसके बाद समझिए कि कहां इन सब की किस सपने पर, भारत द्रोहियों के किस सपने पर चंद्रबाबू नायडू ने हथौड़ा चला दिया है। 2047 India should be number 1 or 2, and at the same time Indians all over the world will be number 1. Sir, we are very fortunate. I am not praising you. This is final. I am telling you. Economic reforms has come in 1991. First mover advantage we have taken, information technology.
Windfall gain, demographic dividend has come. Right time, right Prime Minister for India. That is you. That is the biggest advantage for India. I am not praising you. Every citizen of this country has to understand. Brand of India is very strong. Wherever you go, Narendra Modi ji is standing very tall compared to all global leaders. He is no more Indian leader. He is the global leader. Under his leadership, he promoted India. अब आप कल्पना कीजिए, जो बात चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी उस फ्रेम में दिख रहे थे, ये आनंद प्रधानमंत्री मोदी को कभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना, अपनों से ये आनंद कभी उन्हें नहीं मिला होगा। चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जाता है कि वो देश में सबसे संपन्न 932 करोड़ की संपत्ति है, जितने चीफ मिनिस्टर हैं उसमें वो सबसे संपन्न है। चंद्रबाबू नायडू जब ये बात बोल रहे थे, कैमरा प्रधानमंत्री मोदी के पास भी गया और उसके बाद जो उनके चेहरे पर भाव था, आपने कभी वो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या जब जेपी नड्डा ने ये बात कही होगी तो इस आनंद की अनुभूति नहीं की होगी। लेकिन मतलब ये कि ये दिखाता है कि ये जो गठबंधन है, जो आस लगाए बैठे हैं, जो सोरस के पैसे से भारत की डेमोक्रेसी खत्म करने का जो षड्यंत्र है, जो मैंने पीछे विश्लेषण में कहा, एक विश्लेषण मैंने परसों किया था कि कैसे अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी का खात्मा। अमेरिका ने बांग्लादेश में खत्म कर दिया, पाकिस्तान में खत्म किया, चुनी हुई सरकार को पाकिस्तान में खत्म किया, चुनी हुई सरकार को बांग्लादेश में खत्म किया, चुनी हुई सरकार को श्रीलंका में खत्म किया, चुनी हुई सरकार को नेपाल में खत्म किया, ये जॉर्ज सोरस के फंडे से, ताकि अपने मुताबिक वो सरकार बना सके। ये प्रयास लगातार रहा, जॉर्ज सोरस को यही एजेंडा दिया गया और यही वजह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में अथाह पैसे जॉर्ज सोरस के आए और यही वजह है कि पूरा खैरातियों का जो गैंग सालों से जो एजेंडा चला रहा है, उसकी वजह यही है। यही वजह है कि वो टीम ये चाहता रहा कि कैसे भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को प्रवोक किया जाए। लेकिन जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू फ्रंट फुट पे आकर कह दिए कि भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, राइट टाइम राइट प्राइम मिनिस्टर आई हैव, और उन्होंने कहा कि मोदी अब इंडियन लीडर नहीं है, ये ग्लोबल लीडर है, अंतरराष्ट्रीय लीडर है और 2047 तक भारत दुनिया में अर्थतंत्र में नंबर 1 नंबर 2 पे होगा। हम थर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं और ये एक तरह से नैरेटिव बना रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी का ईरा अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जा रहा है। जब कर्नाटक में सरकार पहली बार बनी तो ये कहा गया कि दक्षिण का द्वार खुला है, तब उससे भी दक्षिणी हिस्से में आंध्र प्रदेश में, अब तो AIADMK ने भी एक तरह से ऑफर दिया है कि हम विधानसभा चुनाव जो तमिलनाडु का आना है उसमें हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अब अन्नामलाई वहां अलग ताल ठोके हुए हैं। अन्नामलाई भले ही लोकसभा चुनाव नहीं में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से अन्नामलाई ने बीजेपी का विस्तार तमिलनाडु में करना शुरू कर दिया है, ये तय है कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बन सकती है। अब इस पूरे चीजों को यदि आप समझेंगे तो अब कभी आप देखेंगे कि 2-4 दिन पहले नीतीश कुमार के लिए एक नैरेटिव चलाया गया और नीतीश कुमार के लिए नैरेटिव ये चलाया गया कि लालू प्रसाद यादव ने कहा, लालू प्रसाद यादव से एक प्लांटेड इंटरव्यू कराया गया। लालू प्रसाद यादव की गाड़ी में एक प्लांटेड इंटरव्यू हुआ और इस प्लांटेड इंटरव्यू में लालू से पूछा गया कि नीतीश कुमार जो हैं उनके लिए आपके दरवाजे खुले हैं। अब सोचिए, नीतीश कुमार के लिए लालू के दरवाजे खुले हो सकते हैं। लालू को पूछा जा रहा है कि आपके दरवाजे खुले हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ खुले हुए हैं। उसके बाद बेटा से, तेजस्वी से अलग बाइट दिया गया कि नहीं, अब यह संभव नहीं है। पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया ऐसा कुछ संभव नहीं है। सोचिए, यदि नीतीश कुमार ने लालू यादव से गठबंधन नहीं किया होता दोबारा, जो 2013 में जब नरेंद्र मोदी
केंद्र सरकार में दोबारा से सरकार बन रही थी, उस समय जो नीतीश कुमार ईगो में हट करके गए थे, तो पूरा जीवंत उसके बाद आरजेडी वहीं से जीवंत हुई थी, वो खत्म हो जाती लालू यादव की पार्टी। लेकिन फिर से नीतीश कुमार ने जीवंत कर दिया। नीतीश कुमार ने ऐसी गलती 2 बार की, अब उन्हें इस बात का अफसोस है और उन्होंने खुल्लम खुल्ला इस बात को साफ कर दिया कि उनके तो आइडियल अटल बिहारी वाजपेयी रहे। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए ने नहीं बनाया है। आज जो कुछ भी है वो बीजेपी के कारण है। और मंच पर वो पीछे भी उम्र में पीएम मोदी से बड़े होने के बाद भी नीतीश कुमार पैर छूते हुए नजर आए। ये सब लगभग हम उम्र हैं। नीतीश कुमार इन दोनों से उम्र में छोटे ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी उम्र में छोटे ही हैं, लेकिन आप जो सम्मान देखते होंगे उसके भाव कुछ और होते होंगे। लेकिन फिर भी कैसे बिहार में एक नैरेटिव आप देखे होंगे कि पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम, जो खलियरों का गैंग जो अभी यूट्यूब पे आया है, उन खलियरों का गैंग ने एक नैरेटिव चलाया कि नीतीश कुमार जो फिर से पलटी मारने वाले हैं। और पूरा लगातार एक बिहार का यूट्यूबर है, उनके साथ साथ तमाम जगहों पे नीतीश कुमार को अपमानित करते हुए ये फेक न्यूज चलाया गया कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार में जो एक तरह से बांग्लादेश बनाने का खेल शुरू हुआ, एक छात्र आंदोलन को जो एक रंग देने का कोचिंग माफियाओं के साथ जो खेल किया गया, कुछ कोचिंग माफियाओं के साथ जो बिहार में जो एक छात्र आंदोलन शुरू करने की कोशिश की गई, वो अराजक, चूंकि इन सबको पता है कि बिहार में अराजक स्थिति लाया जा सकता है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, पूरे देश में अग्निवीर वाला आंदोलन कहीं नहीं चला, लेकिन तोड़फोड़ सिर्फ बिहार में हुआ। करोड़ों की रेलवे की संपत्ति बर्बाद की गई क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारने वाले थे, लालू के साथ जाने वाले थे। अग्निवीर को फिर से आप इस छात्र आंदोलन से जोड़िए तो ऐसा लगा कि एक बनाने की कोशिश की गई कि फिर से नीतीश कुमार इस सो कॉल्ड छात्र आंदोलन के माध्यम से आरजेडी के साथ जाएंगे और आरजेडी के गुंडों के माध्यम से फिर सड़क पे तोड़फोड़ होगी। लेकिन आरजेडी को पता था, देखिए फर्क इस बात को समझिए, अब की बार इस छात्र आंदोलन में कहीं भी आरजेडी के लोग नहीं शामिल हुए, कहीं भी उग्रवाद नहीं हुआ, सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आरजेडी को पता था कि नीतीश कुमार लौटने के मूड में नहीं है। जब अग्निवीर वाला आंदोलन हुआ, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो जलाई गई और उसमें उसके कुछ वो मूड उस समय बन चुका था। सरकार एनडीए की थी, नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार थी, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ बिहार में करोड़ों की संपत्ति जली। ये कोशिश उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करने की कोशिश की गई तो वहां के डीएम ने इन सब पर नकेल कसा, 24 घंटे के अंदर खेल खत्म हो गया, योगी ने समझा दिया। लेकिन नीतीश कुमार लुंज पुंज रहे क्योंकि उस समय नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ सरकार बनानी थी, इसीलिए आरजेडी के गुंडों की तरफ से अवसर दिया गया और पूरा तोड़फोड़ हुआ। अब की बार इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है बिहार में, कोचिंग माफिया भी सामने आए, बड़े बड़े खान सर से लेकर के वो फरहान, पता नहीं एक और दूसरा जिसको गुरु फरहान गुरु का, इन सबको पुलिस ने डिटेन किया और इन सबको समझा दिया कि तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। ये कोचिंग माफिया जितने थे जो दुम दबा के सब भाग गए, फिर प्रशांत किशोर ने इसको थामा। आरजेडी इसमें हिस्सेदार नहीं बनी। क्यों नहीं बनी आरजेडी हिस्सेदार? क्योंकि आरजेडी को पता था कि नीतीश कुमार को लेकर जो पलटीबाजी का जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो झूठ है। इसीलिए आप देखेंगे बीपीएससी के इस आंदोलन में आरजेडी गायब है। नेता विपक्ष होते हुए भी, प्रतिपक्ष होते हुए भी, जो सो कॉल्ड छात्र आंदोलन चलाया जा रहा है उसको कोचिंग माफियाओं ने थामा, तो कोचिंग माफियाओं पर लठ जमाया गया, दोनों को डिटेन किया गया, दोनों अस्पताल में भर्ती हुआ, दोनों को समझा दिया गया कि तुम्हारा कोचिंग का बोरिया बिस्तर बंद कर दिया जाएगा, अपना धंधा करो, ये सब इधर इधर फुदकने की कोशिश मत करो। तो तमाम कोचिंग माफिया जो है वो दुम दबा के भाग गए। इससे मैं कह रहा हूं, फिर से समझिए इसे, क्या अग्निवीर में जिस तरह की गुंडागर्दी हुई अग्निवीर को लेकर के, बिहार में सरकार होते हुए भी जिस तरह से करोड़ों की संपत्ति जलाई गई, इस बीपीएससी प्रोटेस्ट में कहीं कोई बर्बादी नहीं हुई, क्योंकि नीतीश कुमार एकदम से गृह मंत्री भी हैं राज्य के। नीतीश कुमार ने मोर्चा थामा हुआ था, वो दिल्ली आए हुए थे और पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ जो खुफिया एजेंसी है वो लगी हुई थी कि पूरा षड्यंत्र इसे बांग्लादेश बनाने का खेल ना किया जाए। इसीलिए सड़क पे कोई छात्र के भेष में कोई गुंडा नहीं आया। छात्र आंदोलन के रूप में चल रहा है और चलना चाहिए। यदि बीपीएससी में पेपर लीक हुआ है तो बिहार के छात्रों का यह अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, अपनी सरकार से मांग करने का। लेकिन जब छात्र आंदोलन में गुंडे घुस जाते हैं, राजनीतिक गुंडे घुस जाते हैं, तो अग्निवीर वाला जो खेल था वैसा हो जाता है। इस बार नीतीश कुमार ने होने नहीं दिया।
इससे साफ है कि ये फेक नैरेटिव चलाया गया लालू यादव के द्वारा। एक सजा याफ्ता अपराधी एक फर्जी नैरेटिव चला रहा था, उसका जवाब नीतीश कुमार ने आकर के पब्लिक के सामने आकर के दे दिया। क्या कहा नीतीश बाबू ने, जरा इस बात को सुनिए। लालू प्रसाद यादव के ऑफर पे कुछ कहेंगे सर? अब मेरी आदत है कि और सब चीज जो भी देखते हैं हम जानते हैं ना कि अभी तो हम हर में जा रहे हैं हर जिला में, तो इसमें इन लोगों की देखते हैं और इन लोगों को कह दिए कि जितना जगह हो सके उतना जगह दिखाते रहिए। इन लोगों की बात तो पता चलता है, तो पूछ लेते हैं क्या हालत है। पटना में सर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी कुछ कहिएगा। पटना में भी लोग बहुत तरीके की बात करते हैं आपके खिलाफ में। हमको इससे क्या लेना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे। लालू प्रसाद यादव के ऑफर पे कुछ कहेंगे? अब देखिए नीतीश जो बात कह रहे हैं कि एकदम लाग लपेट से हटकर उन्होंने साफ कर दिया कि फेक नैरेटिव को खत्म किया कि कैसे उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने, और बड़ी चालाकी से, चूंकि चालाक नेता तो हैं, का हमारे पार्टी के जो 2 लोग ने जो 2 बार हमको उधर ले गए उन सबको हटा दिए, साइड कर दिए। वो आरसीपी सिंह की तरफ संभवतः इशारा कर रहे थे। अब एक तरह से उन्हें क्या ना दूध की मक्खी की तरह निकालने के बाद नीतीश कुमार ये बातें कह रहे हैं, लेकिन संकेत साफ है। मैंने बीपीएससी की बात यूं ही नहीं की है। ये बीपीएससी प्रोटेस्ट जो है उग्रवादी प्रोटेस्ट नहीं बन पाया, गुंडागर्दी का प्रोटेस्ट नहीं बन पाया, इसलिए कि नीतीश कुमार ने लठ थाम लिया हुआ था। इसीलिए विपक्ष के जो छात्र ने, जो गुंडे थे, यदि उस छात्रों के भेष में उत्पात नहीं मचा पाए, जो अग्निवीर में फंसा पाए। बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार का डिटर्मिनेशन साफ है। जो चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा है वो बातें एकदम से साफ है। अब की बार चंद्रबाबू, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू के ने इन सब चीजों में वो नीतीश कुमार से कई फ्रेम आगे चले गए। चंद्रबाबू नायडू की इस बयान ने सही मायने में चूल्हे हिला दी है। भारत द्रोही एजेंडाबाजों के, भारत के खिलाफ तमाम साजिशों के हर खेल को खत्म कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू का डिटर्मिनेशन बताता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस रूप में होगी। अब ये लोग जो ये सोच रहे थे कि इधर जाएगा हम चेक एंड बैलेंस कर लेंगे, अब शरद पवार ने जो अपने भतीजे के माध्यम से खेल करना शुरू किया है। शरद पवार बड़ी चालाकी से बैलेंस करना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति हमने बर्बाद कर दी, उद्धव ठाकरे की राजनीति तो खत्म कर दी। उद्धव ठाकरे एकदम से अब शरणागत होना चाह रहा है। उद्धव ठाकरे इधर शरणागत हो गया तो शरद पवार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। शरद पवार के कई लोग जो हैं चेले चपाटे जेल जाएंगे, भले वो अजित पवार के खेमे में हो। शरद पवार कतई नहीं चाहते कि उनके मरने के बाद भी उनके चेले चपाटे जेल जाएं, क्योंकि यदि उनके चेले चपाटे जेल जाएंगे तो राज शरद पवार का खुलेगा। इसीलिए शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ बेहतर रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसीलिए शरद पवार ने अपनी भाभी अजित पवार की मां के माध्यम से एक मैसेजिंग दिलवाई कि दोनों पार्टी को एक हो जाना चाहिए और अजित पवार की पार्टी में मिल जाना चाहिए। शरद पवार उसका सफाईपूर्ण जवाब नहीं दे पाए, लेकिन महाराष्ट्र में चीजें साफ है। शरद पवार को एक खौफ है कि उनकी पूरी पार्टी का विलय इधर हो सकता है। शरद पवार बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी का कद सही में इस कदर बढ़ रहा है कि इन सबकी बेचैनी है। और ये कद यदि मोदी 400 पार भी चले जाते तो संभवतः मोदी का ये कद नहीं होता। अपने लोगों के जय जयकार से ज्यादा महत्वपूर्ण था नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, इनके जय जयकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है चंद्रबाबू नायडू की बोल। और चंद्रबाबू नायडू ने जो बोल दिया है उसने सचमुच भारत की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। एक बार फिर विराम से पहले जरा चंद्रबाबू नायडू को सुन लीजिए आप, इंस्पिरेशन क्यों कहा उन्होंने। Favorable decisions, always you are for development. I am always getting some inspiration from you and I am learning so many lessons from you. I am very happy. Till yesterday our Amaravati was in doldrums. Now sir, you have to come sometime to witness where you have laid the foundation. Finally we are going to complete with your blessing. Then you have to inaugurate Amaravati
one of the best city as you dream. Sir, always you are promoting linking of rivers, irrigation. You have done it. You have shown the way. Same way, sir. In Polavaram, you have cleared everything. We will complete it under your leadership. Intra-linking of rivers, we will start immediately. And you bless us, we will complete. That is our commitment, sir. Sir, your favorable decisions, always you are for development. I am always getting some inspiration from you. And अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये बताता है कि दक्षिण की तरफ मोदी का कद कैसे है। ये भाजपा के नेता नहीं है। ये चीजें साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में मोदी अब कितने ताकतवर होंगे। और ये ताकतवर मोदी, क्योंकि मोदी ने इन सब की अहमियत दी है। मोदी बड़े इसीलिए बने हैं कि उन छोटे नेताओं को उन्होंने बड़ा बनाया है, जो उन्होंने पवन कल्याण के लिए कहा था। आपको याद होगा, पवन कल्याण के लिए उन्होंने कहा था पवन नहीं ये आंधी है। और उसके बाद जो ट्विनिंग बनी वो एक बड़े विजय की तरफ ले गया। अब चंद्रबाबू नायडू के इस बोल ने जीना हराम कर दिया होगा भारत द्रोह के हर साजिशों को, और यकीन मानिए इसका असर दिल्ली में पड़ेगा। और यही वजह है कि तिलमिलाहट पूरे भारत द्रोहियों में है। चंद्रबाबू नायडू नीतीश से कई कदम आगे बढ़ गए हैं, यूं कहें योगी और नड्डा से भी कई कदम आगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को पता है कि उनके स्टेट का डेवलपमेंट यदि उन्हें चाहिए तो उन्हें केंद्र के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ कैसी ट्विनिंग चाहिए। उन्हें वो केजरी नहीं बनना चाहते। उन्हें पता है कि विपक्ष में रहकर के भी जो नवीन पटनायक ने उड़ीसा में किया, वो साथ रह करके वो आंध्र प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू का ये नैरेटिव, चंद्रबाबू नायडू का ये राजनीतिक सूझबूझ, चंद्रबाबू नायडू हल्के नेता नहीं है। पूरी तरह से हैदराबाद का कायाकल्प कर दिया था उन्होंने। चंद्रबाबू नायडू वो नेता हैं जो दक्षिण में जिन्होंने लकीर लंबी खींची, बड़े अनुभव वाले देश के नेता हैं। चंद्रबाबू नायडू जानते हैं इस मोदी इरा में वो अपने प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या मिसाल कायम कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने एक उम्मीद जगाई है भारत के लिए कि भारत किस दिशा में अब बढ़ने वाला है। ये वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर से। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।